सगळ्यांना नमस्कार. माझं नाव डॉक्टर यशोधरा सोनावणे आणि मी जिल्हा क्षयरोग अधिकारी म्हणून ग्रँट रोड DTC येथे कार्यरत आहे. सर्वात पहिले तर मुंबई डिस्ट्रिक्ट TB कंट्रोल सोसायटीतर्फे आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे मी लिटिल मोर या संस्थेचं अभिनंदन करते की ते एवढं चांगलं काम करतायत आणि आभारसुद्धा प्रकट करते की त्यांनी आम्हाला इकडे येऊन TBबद्दल बोलायची एक संधी दिली. खूप युज्युअल नाही आहे की TBबद्दल आपण भरपूर ठिकाणी काही ऐकतो किंवा काय म्हणजे त्याला एक सोशल प्रॉब्लेम्स इतकं समजलं जातं आहे असं आढळून येत नाही. पण हा प्लॅटफॉर्म आम्हाला मिळाला आहे. मी आणि माझे जे नेक्स्ट स्पीकर आहेत डॉक्टर वीरेन चेवले, आम्ही दोघंही जिल्हा क्षयरोग अधिकारी असून आम्ही या बाबतीत थोडंसं डिस्कशन, थोडंसं इंटरॅक्टिव्ह सेशन तुमच्याबरोबर म्हणजे घेण्याची एक ट्राय करूया आणि तुमचे काही प्रश्न असतील तर आपण नक्कीच ते प्रेझेंटेशनच्या शेवटी ॲड्रेस करायचा प्रयत्न करूया. बोला बोला. काही लोक हिंदी. हाँ चालेल चालेल, अपन हम हिंदी में बात करते, कोई बात नहीं. TB के बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं अभी. हम यहाँ पे क्यों है, मतलब TB के बारे में इतनी सतर्कता क्यों आनी चाहिए ऐसे आपको लगता है? आपको क्या लगता है TB के बारे में? क्या पता है आपको TB के बारे में? वहाँ पे क्या पता है? किस चीज़ की वजह से होता है TB? क्यों होता है TB? होऊ शकतो. ते एक सिम्टम आहे, म्हणजे ते एक लक्षण है. कमजोरी हो सकता है उसमें, शारीरिक कमजोरी. लेकिन ये तो हो गया उसमें देखे जाने वाले लक्षण. TB किस वजह से होता है, आपको क्या लगता है? हवा के कारण. ठीक है. बीड़ी सिगरेट. ठीक है. सबसे पहले तो ये आप मन में क्लियर कर लीजिए, TB मतलब क्षय रोग, ये आपके श्वसन संस्था से होने वाली बीमारी है. हम सांस लेना बंद कर सकते हैं क्या? हम सांस लेना बंद नहीं कर सकते तो हवा में जो जंतु है TB के, वो हम हमारे शरीर में जाने से रोक नहीं सकते. मतलब TB हर किसी को हो सकता है जो सांस ले रहा है. ठीक है, ये एक बात आप मन में पहले पक्का कर लीजिए. हम आगे चलते हैं, देखते हैं. नेक्स्ट. हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड TB डे मतलब जागतिक क्षय रोग दिन मनाया जाता है और हर साल उसके लिए एक थीम होता है. इस साल 2014 में भी 24 मार्च को वर्ल्ड TB डे मनाया गया. इस साल का थीम था रीच द 3 मिलियन. मतलब क्या? रीच द 3 मिलियन. ऐसा देखा गया है कि पूरे जग भर में अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी दिए गए मिनट पे अगर आप देखेंगे तो उनको क्षय रोग की वजह से वो बीमार है. सिर्फ क्षय रोग की वजह से वो बीमार है. उनमें से 1/3 लोग, मतलब 1/3 पॉपुलेशन जो है 1/3 मतलब 3 मिलियन लोग, उनको पता ही नहीं है कि उनको TB है. उनकी जांच भी नहीं करवाई गई है. उनके पास जो वैद्यकीय हेल्प है वो पहुंची ही नहीं, या वो गए ही नहीं डॉक्टर के पास, उनको पता ही नहीं है. और उन 3 मिलियन में से 1/3 भारत में मौजूद है इस समय. लेकिन सब हमारे पास आते हैं क्या? सब दवाई ले रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो लगता ही नहीं कि उनको TB हो सकता है. आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि उनको TB है, तो दवाई लेना तो बात की बात है. आ गया ध्यान में? नेक्स्ट. जैसे मैंने आपको कहा, TB एक बैक्टीरिया की वजह से होता है. उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. वो श्वसन संस्था को अफेक्ट करता है. मतलब आप सांस ले रहे हैं, हवा में वो जंतु है, अगर आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है तो वो जंतु अंदर चला जाएगा और रोग आपको हो सकता है. ये रोग किसी को भी हो सकता है. ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ये पहचानता नहीं है ये गरीब है, ये अच्छे फैमिली से है, यहाँ पे गंदगी में रह रहा है या अच्छे फैमिली में रह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. सांस के मार्फत वो अंदर गया है. रोग प्रतिकार शक्ति अगर कम है, आप अच्छा खा पी नहीं रहे हो, तो पूरे चांसेस है कि TB हो सकता है. TB किसी को नहीं छोड़ता है.
अगर आपका रोग प्रतिकार शक्ति कम है, जैसे अभी वो डायबिटीज़ का जब लेक्चर चल रहा था तो यहाँ पे बैठे हुए आप बोल रहे थे कि मैगी खाते हैं या कुछ वड़ा पाव वगैरह खाते हैं, ऐसे बार बार खाने से बाकी सब बीमारियाँ तो होती ही है, लेकिन इसका इफेक्ट बॉडी पे ये होता है कि रोग प्रतिकार शक्ति मतलब रोग से लड़ने की जो शक्ति है, आपकी अंदरूनी जो ताकत है वो कम होती जाती है। अगर वो कम हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि आपको कोई भी बीमारी कितनी आसानी से हो जाएगी, चाहे वो सर्दी खांसी हो, चाहे वो टीबी हो, कोई भी बीमारी। तो ये भी एक बात है, आपका डाइट अगर अच्छा है, अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अगर आपकी रोग प्रतिकार शक्ति आप अच्छी बनाए रख रहे हैं, तो फिर टीबी जैसे जो बीमारियां हैं वो आपको नहीं हो जाएंगी आगे फ्यूचर में भी। बहुत बार हाँ, और एक बात टीबी के बारे में, होता तो ये फेफड़ों को है, फेफड़ों से वो अंदर जाता है, लेकिन फैल वो कहीं पे भी सकता है। शरीर में जितने भी अंग है, आपके नाखून और बाल छोड़ के वो किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकता है। मतलब त्वचा का टीबी, आपके पेट का टीबी वगैरह वगैरह, ऐसे अलग अलग टाइप के जो टीबी होते हैं, अलग अलग टाइप के क्षय रोग होते हैं, वो हो सकते हैं। तो ये पता होना ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत बार क्या होता है, टीबी की जांच सही समय पे हो नहीं पाती। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बार ऐसे लोगों को लगता है नहीं मुझे नहीं होगा, मैं अच्छे घर में रहती हूँ, मैं अच्छा खाना पीना खा रही हूँ तो मुझे नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी के अगर लक्षण है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर की तरफ से वो मिस हो जाते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि इनका बैकग्राउंड अच्छा है, शायद इनको नहीं हुआ होगा, या कभी कभी पेशेंट को भी लगता है नहीं मुझे नहीं हो सकता, इसको बाकी सबको हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता। तो ये जो रिस्क परसेप्शन है ये आना चाहिए, ये हमारे मन में होना चाहिए। डॉक्टर्स करके भी हमारे मन में ये हमेशा होता है जब हम पेशेंट को देखते हैं। और जैसे सिर्फ टीबी के लिए ही नहीं, हर एक बीमारी के लिए अर्ली द डायग्नोसिस बेटर द प्रोग्नोसिस, मतलब जितनी जल्दी उसकी जांच होती है, जितनी जल्दी उसका निदान होता है, उतना ही अच्छा उसका आगे का फल होता है, मतलब उतना ही अच्छा आगे ठीक होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति खांस रहा है और उसके अंदर के जो कीटाणु हैं वो दूसरे हेल्दी व्यक्ति को दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह से टीबी का फैलाव होता है। फेफड़ों में जो जंतु है, बैक्टीरिया है, अगर एक इन्फेक्टेड पेशेंट है तो उसके खांसने या छींकने से वो जंतु हवा में फैल जाते हैं और हवा के मार्फत वो दूसरे हेल्दी, मतलब जिसको टीबी नहीं हुआ है उसके शरीर में वो चले जाते हैं और इस तरह से टीबी का फैलाव होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी इस पिक्चर में देख रहे हैं, छींकने या खांसने के टाइम पे बहुत बौछार के जैसा होता है, थूक या जो सर्दी के ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनको हम माइक्रो ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, तो ये हवा में ऐसे फैल जाते हैं, वो जोर से हवा में सस्पेंड हो जाते हैं। तो अगर ऐसे कोई माइक्रो ड्रॉपलेट्स किसी हेल्दी व्यक्ति के शरीर में चले जाए तो टीबी के जंतु मतलब शरीर में, फेफड़ों में चले जाते हैं। नेक्स्ट, अब टीबी हुआ है, कोई दवा खाना खाने का स्तर कम हो जाता है, उसकी वजह से वजन भी कम हो जाता है। बाद में पेन इन चेस्ट, कभी कभी ऐसे होता है कि फेफड़ों के आजू बाजू में पानी जमा हो सकता है। ऐसे समय पे छाती के आजू बाजू में दुख सकता है, तो पेन इन चेस्ट। रात को जब बुखार आता है, शाम को बुखार आता है तो पसीना पसीना हो जाना, या कभी कभी खांसी करते वक्त खून का निकलना, ये बहुत लेट और सीरियस स्टेजेस में होता है, लेकिन ये भी एक लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट, अब टीबी, क्षय रोग जो होता है, अगर उसको हम ब्रॉडली अगर देखें तो वो दो तरह का होता है। अगर वो फेफड़ों को अफेक्ट कर रहा है, फेफड़ों में अगर है सिर्फ, तो उसको पल्मोनरी कहा जाता है, और अगर वो फेफड़ों के व्यतिरिक्त और किसी भी ऑर्गन में है और किसी भी अंग का क्षय रोग अगर हुआ है तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहा जाता है। नेक्स्ट, उसी तरह से पहले हम देखते थे कि अभी आप
आप में से कोई कह रहा था डॉट्स की दवाइयाँ, सबको पता है डॉट्स की दवाइयाँ, लेकिन आपको पता है कि डॉट्स की दवाइयाँ कितने दिनों के लिए दी जाती है? 6 महीने के लिए। लेकिन आप में से किसी ने सुना है कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए दवाइयाँ दी गई है टीबी के लिए? सुना है? 9 महीने के लिए भी है। लेकिन आपने सुना है कभी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए दवाई दी गई है? नहीं सुना है, लेकिन ये है, ये है। तो ये किन पेशेंट्स को दिया जाता है? इतना बड़ा, इतने लंबे टाइम के लिए अगर हमें कोई मेडिसिन लेने को बोले तो हम लेंगे क्या? नहीं लेंगे। नहीं, ये अलग टाइप का टीबी अभी इमर्ज हुआ है जिसको हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं। 2 तरह के, अगर हम जो दवाइयाँ दी जा रही है, अगर उसको वो टीबी रिएक्ट हो रहा है और टीबी ठीक हो रहा है, ऐसा अगर टीबी हुआ है तो उसको ड्रग सेंसिटिव टीबी बोलते हैं, जिसका उपचार सिर्फ 6 महीने या 9 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लेकिन एक अलग टाइप का टीबी भी अभी उभर के आ रहा है जिसको हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं। जो बेसिक जो दवाइयाँ हैं टीबी की, तो उसको वो पेशेंट रिएक्ट ही नहीं करता, उसका टीबी ठीक ही नहीं होता, तो उसको अलग टाइप की आगे वाली दवाई दी जाती है जिसकी अवधि कम से कम 2 से 3 साल तक हो सकती है और उसमें पहले 6 महीने रोज इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम होता होगा पेशेंट को, और ये सब क्यों होता है? पेशेंट को क्यों ड्रग रेजिस्टेंट तरह की बीमारी क्यों होती है? ड्रग रेजिस्टेंट टाइप का टीबी क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि उसने कभी, उसको पहले जो बेसिक टाइप का टीबी था वो हुआ था, उस पेशेंट ने दवाई ली, उसको ठीक लगा, बीच में ही छोड़ दिया, या फिर शायद उसको पहले कभी ठीक से जांच ही नहीं की गई, या उसने दवाई बीच बीच में ली, बीच में छोड़ दी। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो इन सब कारणों की वजह से क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है जिसकी ट्रीटमेंट की अवधि 2 से 3 साल तक होती है और वो बहुत डेंजर भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टीबी के कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि शायद इस व्यक्ति को टीबी हो सकता है, जिसमें 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो। लेकिन कुछ ऐसे हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनमें अगर 1 दिन की भी खांसी हो तो हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन हो सकते हैं? जिनकी थूक में जिनके थूक में बैक्टीरिया का प्रेजेंस आया हो, मतलब बैक्टीरिया उनके थूक में दिख रहे हो, ऐसे जो पेशेंट्स हैं, उनके घर में रहने वाले, उनके साथ में रहने वाले जो लोग हैं, उनको अगर 1 दिन का भी खांसी है तो प्लीज़ उनको टेस्ट करवा लीजिए। दूसरी बात, जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, मतलब छाती के व्यतिरिक्त, मतलब ये अपने फेफड़ों के व्यतिरिक्त अगर किसी को टीबी हुआ है, उनके साथ जो रह रहे हैं उन लोगों को अगर टेस्ट करवा लेंगे तो अच्छा होता है। उसके अलावा जो HIV बाधित व्यक्ति होते हैं, HIV बाधित व्यक्तियों को क्या होता है, उनकी प्रतिकार शक्ति, रोग प्रतिकार शक्ति बहुत कम होती है। तो टीबी जैसे जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, उनको होने के चांसेस HIV बाधित व्यक्ति में 40 से 60% तक ज़्यादा होते हैं। कितने प्रतिशत ज़्यादा होते हैं? 40 to 60% ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो उनको टीबी के लिए पीरियोडिक टेस्टिंग करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, जो मेडिसिन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, दोनों। उसके अलावा रीनल फेलियर, मतलब किडनी फेल जो पेशेंट्स की हो जाती है, ऐसे पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स। उसके अलावा मैल न्यूट्रिशन, कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो 12-13 साल के बच्चे होते हैं, लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं ये 12-13 साल के हैं। वो इतने पतले, दुबले पतले और छोटे हाइट के होते हैं। क्यों? मैल न्यूट्रिशन। उनमें मतलब जो प्रोटीन या कुछ जाने चाहिए वो जा नहीं रहे, उनमें मैल न्यूट्रिशन है। तो ऐसे सब जो पेशेंट्स हैं, कुपोषित जिनको हम बोलते हैं, तो उनमें भी अगर 1 दिन की भी खांसी है तो प्लीज़ उनको टेस्ट करवा लीजिए। उनके अलावा जनरली बच्चे या जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें भी अगर 1 दिन की भी खांसी हो तो प्लीज़ उनको सस्पेक्ट क्राइटेरिया में पकड़ के उनको टीबी के लिए टेस्ट करवाना बहुत उचित होगा। नेक्स्ट।
अभी इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? एक व्यक्ति खांस रहा है, उसने एक हेल्दी व्यक्ति को उसकी बीमारी दे दी। अब ये जो बीमार व्यक्ति है, ये एक साल में लगभग 10 से 15 लोगों को वो बीमारी फैलाने की ताकत रखता है। तो इसीलिए जो पहला व्यक्ति है उसे ही पकड़ के उसको ट्रीटमेंट देना अपने लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आगे के जो 16 लोग हैं वो बच जाए। आ रहा है आपको समझ में मैं जो बोल रही हूँ, या ऊपर से जा रहा है पूरा? ओके, नेक्स्ट 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 आगे पहले। हाँ, ये मुंबई का डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। जैसे 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन बताई गई है मुंबई की, उसमें एरिया 436.67 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर देखा जाए तो सबसे घनी पॉपुलेशन जहाँ पे है, ऐसा पूरे इंडिया में तीसरा शहर मुंबई है। और ऐसे मुंबई में ऐसी घनता जहाँ पे है पॉपुलेशन की, वहाँ पे 60% लोग स्लम्स में, मतलब झोपड़पट्टी और झोपड़पट्टी के जैसे जो स्लम लाइक एरियाज है वहाँ पे रह रहे हैं। ज़्यादातर केसेस हमें यहाँ पे से ही आते हैं, इन्हीं एरिया से आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पॉश लोकेलिटी में रहते हैं या अच्छे एकदम घरों में रहते हैं वहाँ से हमें केसेस नहीं मिलते, वहाँ से भी हमें इक्वल नंबर ऑफ टीबी केसेस मिल रहे हैं। नेक्स्ट, ये मुंबई का सिनेरियो है। आप अगर देखें तो 2010 से 2013 तक, अभी 2014 का तो जुलाई तक का ही डेटा अपडेट हुआ है, लगभग जो केसेस हैं वो 30,000 के आसपास है। लेकिन ये कौन सा वाला टीबी है? ये ड्रग सेंसिटिव टीबी है, को रिएक्ट करता है, बेसिक दवाइयाँ उस टीबी पे काम करती हैं। तो लगभग 30,000 केसेस हर साल आ रहे हैं। नेक्स्ट, लेकिन हमें डर किस बात का है, हमें प्रॉब्लम किस बात से हो रही है? ये MDR टीबी, जो ड्रग रेजिस्टेंट टाइप का टीबी है, जो मैंने कहा जिन पे बेसिक दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो उसकी मात्रा आप देख रहे हैं कि वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। नेक्स्ट, ये XDR मतलब एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इस प्रकार के टीबी पे तो कोई दवाई काम नहीं करती। जो हमारे पास अवेलेबल दवाइयाँ हैं वो हम दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम दे रहे हैं। लेकिन ये सबसे जो आखिरी वाला टीबी होता है जो हम डायग्नोस कर पाते हैं, वो ये टीबी है। नेक्स्ट, अभी मुंबई में हम सब मुंबई में रहते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कोई भी नेशनल प्रोग्राम यहाँ पे करना इतना इजी नहीं होता। तो क्यों इजी नहीं होता? वो चैलेंजेस क्या क्या है? टीबी के बारे में एक तो बहुत कम लोगों को ठीक जानकारी होती है। इनमें डॉक्टर्स भी सम्मिलित हैं। पेशेंट्स को, स्पेशली स्लम्स वगैरह में रहने वाले पेशेंट्स को क्या लगता है, मेरे पास में डॉक्टर है, मैं वहाँ पे चले जाऊँगा, मुझे 2-3 दिन की दवाई दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे, मुझे ठीक लगेगा। लेकिन पेशेंट को ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो जो डॉक्टर वहाँ पे बैठा हुआ है वो क्वालिफाइड है ही, ऐसा ज़रूरी नहीं। डॉक्टर को ही पता नहीं है तो वो ट्रीट क्या करेगा? एक स्टडी लिया गया मुंबई में, तो वहाँ पे ऐसा देखा गया है कि सही डायग्नोसिस होने तक कम से कम 60 दिन का अवधि लग जाता है। टीबी का डायग्नोसिस होने तक एक पेशेंट को कम से कम 30 से 60 दिन का अवधि लग जाता है। बहुत कम पेशेंट होते हैं जिनको आज पता चला और एकदम कम समय में उनका डायग्नोसिस हो गया और उनको ट्रीटमेंट शुरू हो गया। और बहुत बार ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर शॉपिंग करते रहते हैं। मुझे इस डॉक्टर के पास में अच्छा नहीं हुआ, मैं उस डॉक्टर के पास में जाऊंगा, उसको वहाँ पे ठीक लगा था, नहीं मेरा फ्रेंड वहाँ पे गया था, वहाँ पे भी ठीक नहीं लगता, वो तीसरे डॉक्टर के पास में जाता है। तो ऐसा चक्कर वो चलता रहता है। और एकदम अंत में जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं या उसके पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, तब वो घूम फिर के या कोई बताता है तब वो हमारे पास आता है। तो तब तक उस सिचुएशन में भी हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं और सही ट्रीटमेंट पे डाल के उसको ठीक करते हैं।
सिर्फ हमारे पास पेशेंट की आने की देर होती है, और ऐसा नहीं है कि हमने पूरा ठेका लेके रखा है सब पेशेंट्स को ट्रीट करने का, ऐसा नहीं है। सब जो पेशेंट्स प्राइवेट डॉक्टर के पास में जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, और जो डॉक्टर्स को मतलब सही ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं है या कुछ नहीं है, तो उनके लिए हम रेगुलर CMEs मतलब बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए भी स्पेशल CMEs होते हैं। वहाँ पे सही डायग्नोसिस कैसे करना है, सही ट्रीटमेंट कैसे देना है, पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट ठीक से सूट हो सकता है, तो ये सब इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है। उसके अलावा आपको पता है यहाँ पे झुग्गियाँ झोपड़ियाँ बहुत सारी है। एक घर में अभी लोअर परेल वगैरह का एरिया है, एक घर में बहुत सारे 10-12 लोग रहते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, तो वो एक साथ रहेंगे तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे को इन्फेक्शन देने ही वाले हैं, वो अवॉइड नहीं हो सकता। तो ऐसे सब चैलेंजेस यहाँ पे हैं। नेक्स्ट, अभी 2012 में मार्च अप्रैल के दौरान ऐसे सब ये एक न्यूज़ आइटम आया था पेपर में कि मुंबई में TB आ गया है, मतलब टोटली ड्रग रेजिस्टेंट, वो TB किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, और पेशेंट मर रहे हैं वगैरह वगैरह। किसी एक डॉक्टर ने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया था और ऐसा पेपर में एक न्यूज़ आया था, उसके विषय में थोड़ी चर्चा की गई, उसको थोड़ा सा डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया गया और ऐसा पाया गया कि वो ड्रग रेजिस्टेंट प्रकार का TB है, और हाँ वो भी ट्रीट कर सकते हैं, उसके खिलाफ भी हमारे पास औषधोपचार मौजूद है। लेकिन उस न्यूज़ आइटम की वजह से एक बात तो अच्छी हुई कि हमारे पास जो मैन पावर की कमी थी या हमारे पास जो लॉजिस्टिक्स की कमी थी वो हमने अपस्केल की। पहले हमारे पास सिर्फ 6 RNTCP जिले थे, अभी हमारे जो BMC के वार्ड्स होते हैं 24 वार्ड है, ये आप सबको पता होगा। इन वार्ड्स को हमने जिला बना दिया, मतलब TB के काम के लिए जिला के जैसे हम उसको कंसिडर करते हैं, और 6 जिलों के 24 जिले कर दिए। और मैं जिला क्षयरोग अधिकारी हूँ, तो वैसे ही पहले सिर्फ 6 थे, तो अभी 24 हो गए हैं। हम सब हमारे जिले के, हमारे वार्ड के अंतर्गत जो भी TB के काम होते हैं, जैसे कि ये अभी एक प्रोग्राम हो रहा है अवेयरनेस का, तो ऐसे सब प्रोग्राम्स में हम सहभागी होते हैं। उसी तरह पेशेंट्स को देखना, पेशेंट्स को सही तरह से जांच करना, पेशेंट्स को करेक्ट ट्रीटमेंट पे डालना, उनका फॉलोअप करना वगैरह वगैरह काम भी हम करते हैं। उनके अलावा जो अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी थी और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, उसमें भी भारी बढ़ाव आया है। पहले हमारे पास गिने चुने कुछ सेंटर्स थे, एक ही लैब थी, हम टेस्ट करते थे, हमारे बहुत सारे सैंपल्स बैंगलोर जाते थे जिनका रिपोर्ट 4 महीने के बाद में आता था। लेकिन अब ये परिस्थिति है कि हमारे पास 5 और 4 ऐसे 9 लैब्स हैं। हमारे पास सेकेंड लाइन DST मतलब आगे के जो प्रगत टेस्ट हैं वो भी हमारे पास हिंदुजा में होते हैं। अगर प्राइवेट से कोई पेशेंट जा रहा है तो एक टेस्ट के लिए कम से कम उसे 5 से 7 हज़ार रुपये लगते हैं, लेकिन अगर वो RNTCP मतलब इस प्रोग्राम के अंतर्गत जा रहा है तो ये सब टेस्ट उसे फ्री में दिए जाते हैं। उसी तरह से अगर ट्रीटमेंट का भी देखा जाए, ट्रीटमेंट का पार्ट, तो हमारे पास पहले सिर्फ मुझे लगता है 22 TB बेड्स थे, मतलब सिर्फ 22 बेड्स पे हम TB पेशेंट्स को एडमिट कर सकते थे। अभी हमारे पास 310 TB के बेड्स हैं। शिवड़ी TB हॉस्पिटल सबको पता है, शिवड़ी TB हॉस्पिटल, वहाँ पे एक बहादुर जी ब्लॉक करके एक अलग से बिल्डिंग बनाई गई है जहाँ पे खास ड्रग रेजिस्टेंट TB के जो रुग्ण होते हैं खास उनको एडमिट किया जाता है। तो इतना सब अपस्केलिंग वो 2012 के बाद में हुआ है। और आपने जो देखा कि ड्रग रेजिस्टेंट केसेस बढ़ रहे हैं, MDR केसेस बढ़ रहे हैं, वो इस वजह से नहीं है कि वो अचानक से बढ़ने लगे, वो इस वजह से बढ़े हैं हमारे पास, इस वजह से वो इंक्रीजिंग ग्राफ दिख रहा है क्योंकि हम उनको डायग्नोस कर पा रहे हैं, हम उनको पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम उसकी सही तरह से टेस्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इनवाइट करूंगी मेरे नेक्स्ट स्पीकर को, जिला क्षयरोग अधिकारी प्रभा देवी के डॉक्टर वीरेंद्र चिवले, वो आगे का प्रेजेंटेशन लेंगे।
Good afternoon, everyone. I'll be talking regarding the drug resistance tuberculosis. Should I speak in Hindi, Marathi or English? Okay. तो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस ये ऐसा जो ट्यूबरकुलोसिस है कि जैसे डॉक्टर यशोधरा ने बताया आपको कि पहले जो टीबी रहता है तो जब भी जिसको रेजिस्टेंस नहीं रहता है कि जो तो दवाई को दाद देता है उसको हम लोग जब भी ट्रीटमेंट देते हैं वो 6 महीने का या 9 महीने का रहता है। लेकिन जब भी जो एक बैक्टीरिया जो रहता है वो जो म्यूटेशन करता है कि वो ड्रग्स को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है तो तभी वो जो म्यूटेंट जो बैक्टीरिया रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मतलब 1 का 2, 2 का 4 ऐसा कर करके जो पूरा जो स्ट्रेन रहता है तो वो पूरा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का रहता है तो वही मल्टीप्लाई होते जाता है और जो हमको स्ट्रेन मिलता है दैट इज रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जो मतलब अभी जो कैट 1 और कैट 2 ड्रग्स है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो पर से टू ट्रीट मतलब इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है एमडीआर टीबी को, क्योंकि एमडीआर टीबी को ट्रीट करना एक पेशेंट को 20 गुना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू जो सेंसिटिव टीबी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो कि प्रॉपरली हम लोग डॉट्स करें और जो प्राइमरी टीबी है उसको ट्रीट करें। अब ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के रीजंस क्या मैंने आपको बोला कि पहले बैक्टीरिया जो म्यूटेशन दिखाता है, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज मतलब हम लोग प्रॉपरली रेजिमेंट्स नहीं यूज़ करते, मतलब जो प्रोटोकॉल्स में है कि 6 महीने का होना चाहिए कैट 1, कैट 2 9 महीने का होना चाहिए, वो ऐसा बराबर से होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को 2 महीने में ही अच्छा लगने लगता है, उसका बुखार चला जाता है, उसको खांसी उसकी बंद होने लगती है तो उसको लगता है कि मैं अभी ठीक हो गया तो वो ट्रीटमेंट बंद कर देता है। लेकिन टीबी का जो बैक्टीरिया ऐसा है कि वो बराबर से कोर्स पूरा नहीं करेगा तो अपने आप वो बराबर नहीं होएगा, उसको बाद में वापस 6 महीने के बाद तो टीबी होगा और संभावना ज़्यादा है कि उसको अभी जो बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी बैक्टीरिया को, उसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होगा। और दूसरा है कि और एक फैक्टर है कि ड्रग्स जो है वो पुअर क्वालिटी की हो सकते हैं तो उससे वो मतलब पेशेंट दवाई ले रहा है लेकिन वो ड्रग्स नहीं एक्ट कर रहे तो भी उसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी उसका डेफिनेशन क्या है? एमडीआर टीबी हम लोग किसको बोलते हैं कि जो ड्रग सेंसिटिव टीबी रहता है जो 6 महीने का रहता है उसमें हम लोग 5 ड्रग यूज़ करते हैं। एक है रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पाइरिजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जब ये रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड को जो भी वो बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड करना बंद होता है तो हम लोग उसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं, एमडीआर टीबी करके। और ऐसा नहीं कि इसका जो डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकली नहीं कर सकते। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाए, उसने स्टेथोस्कोप लगाया, उसका आपका एक्सरे निकाला तो जो डायग्नोसिस देगा वो कभी एमडीआर नहीं हो सकता। उसका डायग्नोसिस तभी होगा कि जो उसका सैंपल लैब में जाएगा और जो बैक्टीरिया उसमें दिखेगा आइदर जीनोटोमिकली फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली। मतलब फिनोटिपिकल मतलब उसका ग्रोथ, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो कल्चर मीडियम में दिखना चाहिए कि उसका कॉलोनीज जो व्हाइट कलर कॉलोनीज वगैरह वैसा दिखेगा तो वो फिनोटिपिकल ग्रोथ है। नहीं तो जीन्स मतलब उसका जो डीएनए है वो तो डेमोन्स्ट्रेट होना चाहिए। तो जो एमडीआर जो हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट को एमडीआर डायग्नोसिस किया है तो वो कभी भी लैबोरेटरी डायग्नोसिस रहेगा। नेक्स्ट, उसके बाद है एक्सजीआर टीबी। एक्सजीआर टीबी मतलब जो बैक्टीरिया है वो रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड प्लस फ्लोरोक्विनोन मतलब ओफ्लॉक्स और 3 इंजेक्टेबल ड्रग्स मतलब एमिकैसिन, कैनामाइसिन और कैप्रेमाइसिन, इनको जब भी रेजिस्टेंट होता है तो उसको हम लोग एक्सजीआर टीबी बोलते हैं, मतलब एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और ये भी है जैसे एमडीआर टीबी मैंने बोला उसी तरह से ये भी लैबोरेटरी डायग्नोसिस है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, अभी जिसको डायग्नोसिस करने का अलग अलग तरीका जो है कि सबसे जो रैपिड जो बोलते हैं कि जो हमने जो मुंबई में इतना डायग्नोसिस किया है एमडीआर टीबी के बारे में, तो उसका मेन रीज़न है कि जीन एक्सपर्ट मशीन जो आया है जो डायग्नोसिस देता है सिर्फ 2 घंटे में, तो वो सबसे फास्ट डायग्नोस्टिक बोलते हैं। बाद में एलपीए है जो 3 दिन में हमको रिजल्ट देता है। लिक्विड कल्चर डीएसटी वो 42 डेज में देता है और जो सॉलिड कल्चर है वो 82 डेज में। अब इसका ऐसा है कि जो जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतना डायग्नोसिस अच्छा रहता है, लेकिन हम लोग 84 डेज तक रुक नहीं सकते। हमको अगर फास्ट डायग्नोसिस चाहिए तो हम लोग को जीन एक्सपर्ट नहीं तो एलपीए हमको निभाना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी फर्स्ट चॉइस ऑफ डायग्नोसिस मतलब फर्स्ट चॉइस जो सबसे अच्छा हम लोग बोलते हैं कि तो दैट इज मॉलिक्यूलर डीएसटी मतलब जीन एक्सपर्ट मशीन जो होता है। उसके बाद में नंबर आता है एलपीए का। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो कल्चर जो बोलते हैं जो मलेरिया में जिसने प्रश्न पूछा था कि मलेरिया का जो फैल्सिपायरम है उसका तो हम लोग कल्चर नहीं कर सकते, कल्चर से बैक्टीरिया का होता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो एक बैक्टीरिया है उससे होता है तो उसका हम लोग कल्चर कर सकते हैं।
अभी जो LJ मीडियम है उसमें हम लोग उसको इनोकुलेट करेंगे 42 डेज तक, तो उसका बफ टफ ऐसा कॉलोनी जो होता है, जो दिखता है आपको, जो क्रीमी कलर कॉलोनी दिखता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो उसमें ट्यूबरकुलोसिस है करके। नहीं तो लिक्विड कल्चर है जो MJIT मीडियम है, उसमें हम लोग करेंगे 42 डेज के बाद हमको रिजल्ट आएगा। और जो जीन एक्सपर्ट मशीन जो अभी आया है, तो उसके लिए जो 2 घंटे में हमको 1 आवर और 45 मिनट्स में जो रिजल्ट मिलता है, हम लोग क्या करते हैं कि कार्ट्रिज में वो बैक्टीरिया को वॉश करके डालते हैं, बाद में हम लोग वो मशीन में डालते हैं, तो उसका PCR रिएक्शन होके लाइसिस होके हम लोगों को वो उसमें इधर उसका बैक्टीरिया प्रेजेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और अगर है तो वो रेजिस्टेंट है रिफाम्पिसिन को नहीं, वो हम लोग को सिर्फ 2 घंटे में हमको पता चलता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जो अभी मुंबई में जो फैसिलिटीज़ है डायग्नोसिस के लिए, जो इस प्रकार है कि बेसिकली जो पहली बार जब भी हम लोग बोलते हैं कि खांसी आता है पेशेंट को, 14 दिन का खांसी, तो हम लोग किधर भेजते हैं उसको, जो नियरेस्ट जो लैब है DMC डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर, वहाँ पे भेजते हैं, तो उसका डायग्नोसिस होता है। तो हमको उधर पता चलता है कि वो न्यूली TB है कि नहीं, मतलब कैट 1 के लिए उसको हम लोग ट्रीटमेंट में डालेंगे नहीं। मतलब पहली बार जो TB जो डायग्नोसिस होता है वो DMC में होता है, जो कि मुंबई में 144 है। अभी समझो, अभी थोड़े महीने के बाद आपको पता चलता है कि वो पेशेंट का फॉलोअप जो है वो पॉजिटिव आता है, जो हम लोग 2 महीने के बाद फॉलोअप करते हैं, और अन्य कई रीजंस है, तो हम लोग उसको MDR सस्पेक्ट करके हम लोग MDR टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो वो उसका अलग अलग प्रकार का है, उसको बोलते हैं कल्चर एंड DST, सॉलिड कल्चर में होता है, लिक्विड कल्चर में होता है, नहीं तो LPA में होता है, नहीं तो जीन एक्सपर्ट में होता है। तो जो प्रीवियस जो जीन एक्सपर्ट मशीन है हमारे पास, जो रैपिड डायग्नोसिस हमको दे रहा है, वो मुंबई में 6 जगह पे है, एक धारावी, गोवंडी, कुर्ला, कांदिवली, JTB हॉस्पिटल और KEM हॉस्पिटल में। और जो LPA है वो है JTB हॉस्पिटल, हिंदुजा, JJ और मेट्रोपोलिस में। और जो सॉलिड कल्चर, लिक्विड कल्चर, वो पास लैब में है। और इसके व्यतिरिक्त जब भी अभी समझो MDR हम लोग ट्रीटमेंट चालू किया, और उसके बाद जो फर्स्ट फॉलोअप है हमको, तो उसको उसमें भी पता चलता है कि MDR ड्रग्स को भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, और वो XDR है, XDR के लिए हमको डायग्नोस के लिए भेजना है, तो उसके लिए भी अभी लैब आया है मुंबई में, वो है हिंदुजा में। इससे पहले हमको बैंगलोर में भेजना पड़ता था, उसका रिपोर्ट 2-3 महीने के बाद आता था, तो अभी हमारे पास जो हिंदुजा में आया है हमको तुरंत रिपोर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट, मुंबई में जो है डॉट सेंटर है 16 से 31, DRTB OPDs, मतलब एम्बुलेटरी मतलब पेशेंट वहाँ पे सिर्फ आता है, ही कैन नॉट बी एडमिटेड, वहाँ पे एडमिशन उसका नहीं हो सकता है, तो वो 3 जगह पे है, एक मालवीय हॉस्पिटल, गोवंडी, बाद में JJ में और सोमई हॉस्पिटल में है। और जो ड्रग्स DRTB सेंटर जो है, ड्रग रेजिस्टेंट TB सेंटर, वो KEM हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, शिवड़ी हॉस्पिटल और अम्बेडकर हॉस्पिटल में। इसका विशेषता ऐसा है कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट क्लिनिशियंस रहते हैं, मतलब समझो त्वचा रुग्ण, बाद में साइकेट्रिस्ट रहते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट रहता है, सर्जन रहता है। तो अगर कुछ MDR ट्रीटमेंट लेते हुए पेशेंट को अगर कुछ साइड इफेक्ट होता है, समझो साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स होता है, तो वो कहाँ जाएगा, तो टर्शरी सेंटर केयर हमको चाहिए, तो वो है DRTB सेंटर्स। बाद में बहुत बार पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत रहती है, तो पहले ऐसा समय था कि जब भी हम लोगों ने MDR TB का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट चालू किया था, कि पेशेंट जो वीकनेस वाले, जो जनरल कंडीशन का पुअर है, वो बहुत सारे थे, लेकिन जिनको अवेलेबल बेड वो बहुत कम था, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल में हम उनको एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, वो बाकी लोगों को भी इन्फेक्शन फैला सकता है। तो वो अभी हमने जो नया हॉस्पिटल जो आया है बहादुर जी ब्लॉक करके JTB हॉस्पिटल में, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है बहुत हद तक वो सॉल्व हो गया है। और TB का सर्जरीज है, समझो कुछ पेशेंट को लंग का रिसेक्शन करने का ज़रूरत रहता है, कि एक लंग का टुकड़ा जो है वो निकालना पड़ता है, वो भी अभी JTB हॉस्पिटल में होता है, कि जो OT जो है वो हफ्ते में 2 बार चलता है। नेक्स्ट, हाँ, अभी ये बहुत ही अच्छा कदम लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि TB जो बीमारी है वो इतना डेंजरस है, तो और वो इतने हद तक फैलता है। अभी जैसे मैडम ने बताया आपको कि एक TB का रुग्ण जो है वो एक साल में 15 हेल्दी जो है लोगों को वो फैला सकता है। तो उसका हम लोग अगर प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिलेगा कि देश में TB के कितने पेशेंट्स हैं और उनका कंडीशंस कैसा है, तो हम लोग उसके लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कि हम लोग प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं कि क्या क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। तो उसके लिए वो जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन मतलब अगर किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास या किसी भी लैब में अगर TB का पेशेंट डायग्नोज होता है, वो उन्होंने वो लोकल बॉडीज़ को
मतलब लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, बीएमसी अथॉरिटीज़ को वो इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, वो अभी कंपलसरी है। अगर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो अभी इसके ऊपर एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी मुंबई में हमने जो कंट्रोल के लिए जो स्टेप्स लिखा है तो वो है फर्स्ट स्लम कंट्रोल, जो अगले स्लाइड में आएगा। बाद में रैपिड टीबी डायग्नोसिस एंड एमडीआर टीबी, उसके लिए हमने क्या किया है कि डीएमसीज बहुत बढ़ाए हैं बॉम्बे में, स्टाफ अपना बहुत किया है। बाद में प्राइवेट लैब्स हिंदुजा, एसआरएल, मेट्रोपोलिस, उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। बाद में थर्ड स्टेप है इम्प्रूविंग एक्सेस टू इफेक्टिव ट्रीटमेंट, उसके लिए हमने डॉट्स जो है वो प्रॉपरली हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं, सुपरविजन और मॉनिटरिंग हमारा इम्प्रूव हो रहा है। बाद में प्राइवेट सेक्टर को हमने इम्प्रूव किया है कि अगर किसी को वहाँ पे डॉट प्रोवाइडर बनना है और हम लोग वहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर्स के पास रेगुलर जाके विजिट करते हैं, उनको सेंसिटाइज करते हैं कि हमारे यहाँ पे स्पुटम सैंपल्स हम लोग फ्रीली चेक करते हैं, डीएसटी के लिए हम लोग फ्री टेस्टिंग करते हैं, ड्रग्स हमारे पास फ्रीली होता है, फॉलोअप्स हम लोग फ्री करते हैं। और किसी को अगर डॉट प्रोवाइडर बनने की इच्छा है किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर को, कि हम लोग वहाँ पे जाके उसके पास बॉक्स रख दे और पेशेंट उधर पास में रहता है वो प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो उधर ही उसको कन्वीनियंट हो जाएगा, हमारे सेंटर तक आने का उसको तकलीफ नहीं पड़ेगा। तो वो भी हमारे प्रॉब्लम में वो सुविधा है। वो इन्फेक्शन कंट्रोल, हम लोग एजुकेशन देते हैं, काउंसलिंग करते हैं हर एक पेशेंट का कि मास्क यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रांसमिशन है, हम लोग बोलते हैं कि टीबी कैसे फैलता है, हवा से फैलता है, बराबर। तो हम लोग अगर मास्क इधर ही हम लोग को रोक दें तो कुछ प्रश्न नहीं आता है आगे, तो वो कि सबको रुमाल तो यूज़ करें, नहीं तो मास्क तो यूज़ करें। दूसरा कि घरों में वेंटिलेशन अच्छा रहना चाहिए, कि जब भी एक बार पेशेंट टीबी का रुग्ण जब भी खांसता है तभी उसके 2 प्रकार के ड्रॉपलेट्स रहते हैं, एक है माइक्रो ड्रॉपलेट्स और एक मैक्रो ड्रॉपलेट्स। जो मैक्रो ड्रॉपलेट जो है वो तो ज़मीन पे सेटल हो जाते हैं कुछ ही क्षणों में, तो उनसे कुछ खतरा नहीं रहता है। कि जो माइक्रो ड्रॉपलेट जो रहते हैं वो वातावरण में फैलते रहते हैं, वो रूम में फैलते रहेंगे। कितना टाइम तक, किसी को कुछ आइडिया है क्या? अगर पेशेंट खांसता है टीबी का तो वो जो बैक्टीरिया है ड्रॉपलेट्स में वो कितना टाइम तक फैलेंगे, कुछ आइडिया? वो 24 घंटा तक वहाँ पे रह सकता है। तो अब समझो अगर पुअर वेंटिलेशन रहेगा, घरों में अगर खिड़कियाँ नहीं है, दरवाजे नहीं है बराबर से और लॉक्ड है, तो वो कैसे जाएगा, उधर ही घूमता रहेगा वो तो इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब दोनों साइड से खिड़की होना ज़रूरी है और उसका एयर एक्सचेंजर जो है फ्लो वो अच्छा रहना चाहिए। दैट इज़ द एक्चुअली वो जो मेन रीज़न है कि मुंबई में इतना टीबी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि स्लम जो है ओवर क्राउडेड है, वहाँ पे सब ऐसा वेंटिलेशन है ही नहीं, सिर्फ एक दरवाज़ा रहता है, छोटी सी खिड़की रहती है, एक ही घर में 3-4 लोग रहते हैं। जो इफेक्टिव जो एयर जो पर पर्सन रही है वो तो कितना क्रॉस कर चुकी है, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। बाद में एक मिनट कम्युनिटी को हम लोग कैसे एम्पावर करें कि हम लोग उनको हेल्थ डॉग्स दें, जैसे हम लोग आज दे रहे हैं। बाद में आईसी मटेरियल्स, बैनर्स, पोस्टर्स यूज़ करें, और जहाँ पे हम लोग देखें कि फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, वहाँ पे आपको टीवी पे बैनर्स दिखेंगे हर जगह पे। बाद में हम लोग स्ट्रीट प्लेस, फ्लैश मॉब्स वो करते रहते हैं। बाद में जहाँ पे गणेश फेस्टिवल, दुर्गा पूजा वगैरह होती है वहाँ पे हम लोग बैनर्स वगैरह लगाते हैं। बाद में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथिंग, जब तक फंड्स वगैरह है नहीं और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, ये बहुत सालों तक हम लोग आपको सपोर्ट करते रहेंगे, तो शॉर्ट टर्म से हम लोग कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे, वो तो लॉन्ग टर्म विजन है। नेक्स्ट, हाँ, तो स्लम कंट्रोल के लिए हमने एक प्लान डिवाइस किया कि हमने 24 जो वार्ड्स है मुंबई के उसको हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क इसमें डिवाइड किया। तो 12 जो वार्ड है मुंबई के वो हाई रिस्क में आते हैं और 7 है मीडियम रिस्क में आते हैं और 5 जो बचे हैं वो लो रिस्क में आते हैं। तो हमने जो निश्चय एक हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे जो मेन ऑफिस रहता है टीबी का हर वार्ड में, वहाँ पे हम लोग जो वार्ड में जितने भी डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सबका हम लोग वहाँ पे एंट्री करती है। जितने भी लैब्स है प्राइवेट गवर्नमेंट उसका भी एंट्री करते हैं और उनका मंथली हमको रिपोर्ट आता है कि अगर उनके पास कोई टीबी का केस डायग्नोस हुआ है क्या। अगर नहीं डायग्नोस हुआ तो भी हम लोग रिपोर्ट लेते हैं, उसका नील रिपोर्ट करके लेते हैं। तो हर महीना हमको हमारे पास रिपोर्ट आ जाता है उसका। और हमने 4528 डॉट प्रोवाइडर बना है। मतलब एक तो डॉट से है वो जो हमारे सेंटर पे होता है कि पेशेंट हमारे पास आके हमारे सेंटर से दवाई लेता है, और दूसरा है कि पेशेंट को अगर कुछ कन्वीनियंट है कि उसके पास कोई कम्युनिटी वॉलंटियर जो है वो तैयार है कि बाबा उसको अगर पेशेंट को मदद करनी है तो उसके पास हम लोग बॉक्स रखते हैं और वो बाद में उधर से इंजेक्शन नहीं तो वो दवाई ले सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। और हमने एक सर्वे किया
बम्बई में, जबकि हमारे CHV रहता है। अभी हेल्थ पोस्ट बम्बई में ऑलमोस्ट 180 हेल्थ पोस्ट है, और हर एक हेल्थ पोस्ट में 20-25 CHV रहता है। तो ऑलमोस्ट एवरी एरिया इन बॉम्बे इज कवर्ड बाय अ CHV। हर एक एरिया वो कवर हो जाता है। तो जब भी सर्वे हम लोग करते हैं तो एक ही टाइम पे हर एक घर में जाके पूछते हैं कि किसी को घर में खांसी है क्या, 14 दिन से खांसी है, या कुछ बुखार है, या उसको कुछ लॉस ऑफ वेट है। तो अगर कुछ रहेगा तो उसको हम लोग तुरंत वहाँ पे एक स्लिप देते हैं और उसको नियरेस्ट जो DMC है जहाँ पे TB का डायग्नोसिस होते हैं वहाँ पे भेजते हैं। और वे सर्वे हमको काफ़ी हद तक हमको पेशेंट का नंबर मिला था। अभी TB का प्रोग्राम जो है हर एक लेवल पे अगर हम लोग करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ग्राउंड लेवल पे तो करेंगे, बाद में अगर हायर लेवल से हमको सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियल वगैरह, तो उसका लॉन्ग टर्म जो हम लोग जो एम्फेसिस है हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो WHO के साथ कोलैबोरेशन हमने किया। बाद में पॉलिटिकल डॉक्टर मिस्टर सुनील प्रभु जो मेयर थे, बाद में अपने जो कमिश्नर हैं डॉक्टर कुंटे साहब, उनके साथ भी हमारा बहुत बार मीटिंग हुआ है। उन्होंने बहुत बार एश्योरेंस दिया हमको। बाद में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, मतलब लोकल एजेंसीज जो है, बाद में कॉर्पोरेटर्स वगैरह है, मंडल्स वगैरह है, उन्होंने अगर इन्वॉल्वमेंट किया। बाद में जो हम लोग वो कैंपस, मैंने अभी आपको बोला कि घर पे जाके CHV ने जो सर्वे करते हैं, तो उसमें हमने 24,53,163 घर में हमने सर्वे किया और सबको बताया, TB के बारे में जानकारी दिया था। और IIC कैंपेन में जैसे मैं आपको बताया कि पोस्टर्स, बैनर्स, हेल्थ टॉक, स्ट्रीट प्लेज वगैरह हम लोग करते रहते हैं। नेक्स्ट, अभी ट्रांसपोर्ट मीडिया एक बहुत इफेक्टिव टूल है जो हमने हमने छोड़ा नहीं, कि हर एक ट्रेन में हम लोग देखे थे बम्बई में हर रोज 60 लाख लोग हैं जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, और बसेस से 4 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। तो आपने देखा ही रहेगा, ये पोस्टर्स आपको हर जगह पे दिखता ही रहेगा, स्टॉप TB, बाद में रैपिड डायग्नोसिस करो, ये सब। और इसके अलावा हम लोग बस स्टॉप्स पे फ्लैश मॉब्स वगैरह ऐसा करते रहते हैं। तो उससे वजह से बहुत अच्छी जन जागृति हुई है इस प्रोग्राम के बारे में। नेक्स्ट, तो टेक होम मैसेजेस कि बम्बई में जो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस ऑफ TB है, मतलब TB का जितना संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और देश में अदर मेट्रोज जो है कलकत्ता, दिल्ली, उससे कंपेरेटिवली मुंबई में जो TB है वो 3 गुना ज़्यादा है। और TB का जो ट्रांसमिशन है, एक पेशेंट का जो रिस्क फैक्टर है, अगर घर में कोई TB पेशेंट है, बाजू में कोई TB पेशेंट है, उसकी जो फैलाने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी को अगर TB का पेशेंट हमारे घर में भी नहीं है, बाजू में है, तो हम लोगों ने उनको तुरंत उसको प्रॉपर एडवाइस देना चाहिए कि प्रॉपर फॉलोअप, प्रॉपर उसने ट्रीटमेंट लेना चाहिए, पूरा कोर्स उसने कंप्लीट करना चाहिए, बीच में अधूरा कोर्स छोड़ना नहीं चाहिए। बाद में जो TB का डायग्नोसिस है वो अगर स्टैंडर्ड ये लैबोरेटरी से हम लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जो एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज है उसके लिए क्या है कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से उसका पूरा चेकिंग होता है और उसके बाद में हम लोग उसको एक्रेडिटेशन देते हैं। नेक्स्ट, कि सबको तो पता ही है कि BMC में और गवर्नमेंट में वो TB का जो डायग्नोसिस है, उसका ट्रीटमेंट है, उसका फॉलोअप है, सब कुछ जो है वो BMC में उसका फ्री होता है। बाद में अभी हम हर एक जन यहाँ पे एक रोल निभा सकते हैं। हम लोग डॉट प्रोवाइडर बन सकते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन के लिए कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। और PMPs है, NGOs है, यहाँ पे बहुत सारे NGOs हैं, तो वो भी इस हमको कोलैबोरेशन दे सकते हैं हर एक प्रोग्राम में। तो RNTCP जो है वो कमिटेड है कि बहुत टाइम तक हम लोग उसमें शामिल होने वाले हैं और बहुत लंबे टाइम तक हम लोग उसको ये करने वाले। नेक्स्ट, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? कुछ प्रश्न है किसी के? ओके, ये जो म्हणजे जे आपण जे सांगतो जे आम्हाला जे सांगितलं ते त्यांनाही तसं सांगितलं जातं. हो, आता आम्ही त्याच्यासाठी जो पूर्ण BMCचा स्टाफ आणि हेल्थ स्टाफ जेवढा पण असेल त्यांच्यासाठी आम्ही सेपरेट सर्वे केला होता. म्हणजे प्रत्येकाने ज्याला खोकला असेल किंवा नसेल तरी त्यांनी प्रत्येक एका OPD मध्ये आम्ही त्याला डेझिग्नेट केलं की ह्या OPD मध्ये जायचं ह्या वेळेमध्ये, प्रत्येकाची लिस्ट काढून प्रत्येकाचं चेकिंग झालेलं आहे हेल्थ स्टाफमध्ये. आणि तुम्ही म्हणताय ते खरं आहे की समजा काही हॉस्पिटलमध्ये अनेस्थेटिस्ट तर TB स्टाफ ह्याच्यामध्ये TBचं प्रमाण आढळलेलं आहे थोड्या प्रकारे, त्यामुळेच आम्ही हा जो प्रकल्प तो घेतला. काही दिवसापूर्वी मी पेपरमध्ये वाचलं होतं. हां बरोबर, JTB हॉस्पिटलमध्ये
कामगार टीबीने बरोबर. केले. त्याच्यानंतरच हे आम्ही प्रोसेस चालू केली आणि बऱ्याच Thank you. सक्सेसफुल झाली. त्या व्यतिरिक्त अजून एक गोष्ट मी ॲड करू इच्छिते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे जे व्यक्ती जे आपला स्टाफ टीबीने आजारी असेल त्यांना साधारण 3 महिन्याच्या आसपास रजा मंजूर केली जाते, जी खास टीबीसाठी दिली जाते. सो आणि आपल्या स्टाफचे आपण जेव्हा आपण दुसऱ्यांना सांगतो तेव्हा सुरुवात आपण घरापासून करायला पाहिजे, हे बृहन्मुंबई महानगरपालिका मानते. सर सध्या तरी BMC बद्दल आम्ही बोलू शकतो, आम्ही त्यांचे प्रतिनिधी आहोत तर. पण मला असं वाटतं काही कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये सुद्धा काही दिवसांची रजा त्याच्यासाठी मंजूर केली जाते. प्रॉब्लेम हा असतो की बऱ्यापैकी जे पेशंट असतात त्यांचं स्टिग्मासाठी असं म्हणणं असतं की तुम्ही सांगू नका. सो ते सिक लीव्ह घेतात, त्याच्याशी निगडीत जो स्टिग्मा आहे त्यासाठी ते म्हणजे सांगतच नाही आणि आपण कोणाला फोर्स करू शकत नाही की तुम्ही हे डिक्लेअर करा म्हणून. बघा, इन्फेक्शन या शब्दाचा अर्थ असा आहे की बॅक्टेरिया किंवा कुठलाही जो विषाणू जीवाणू जो आहे तो शरीरात जाणं आणि त्याचा प्रेझेन्स शरीरामध्ये असणं. इन्फेक्शन म्हणजे आजार आहेच असं नाही. जेव्हा आपली रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते तेव्हा इन्फेक्शनचं रूपांतर हे डिसीजमध्ये होतं, आजारात होतं. आजार हा फुल ब्लोन असतो. इन्फेक्शन म्हणजे फक्त म्हणजे बॅक्टेरियाचा प्रेझेन्स बॉडीमध्ये. आणि त्याच्यासाठी कधी कधी तुम्ही बघितलं असेल की मॅन-2 टेस्ट करतात. एक इंजेक्शन दिलं जातं हातावर आणि ते किती फुगलं आहे हे बघितलं जातं. तर त्या टेस्टने आपल्याला कळतं की इन्फेक्शन आहे का नाही. आणि तसं जर भारतामध्ये कोणाचंही ॲट रँडम केलं तर अप्रॉक्सिमेटली 80 ते 90% लोकांना ती सूज आलेली आढळून येईल, कारण आपण सगळेच इन्फेक्टेड आहोत. कारण इथल्या येस, ॲब्सोल्युटली. सॉरी म्हणजे TB इन्फेक्शन हे सगळ्याला असू शकतं, पण जेव्हा रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते, फॉर एक्झाम्पल डायबिटीज, कॅन्सर, फिवर ऑफ नॉन ओरिजिन, HIV मध्ये म्हणून आपल्याला जास्त प्रमाणात TB नेहमी आढळतो. म्हणजे जेव्हा माणसाची प्रतिकारशक्ती कमी असते, जरी त्याला इन्फेक्शन असला, जोपर्यंत त्याची प्रतिकारशक्ती कमी होत नाही तोपर्यंत त्याला TB हा रोग होणार नाही. TB हे इन्फेक्शन असेल त्याला. सर्वात प्रथम आमचे जेवढे काही इथं प्रेक्षक बसले यांच्या वतीने तुमचं अभिनंदन. जी काय लँग्वेज भाषा वापरली खूप उत्तम आणि समजणारी होती सामान्य लोकांना, तो त्याबद्दल थैंक यू वेरी मच. मुझे इतना कहना है कि जैसे साउथ वार्ड बार बार हमारा जो नाम आ रहा है, मैं वहाँ से हूँ. उस बस्ती में आज भी हम जिस जानकारी या जनजागृति अवेयरनेस जो कर रहे हैं, तो वहाँ के जितने सारे महिलाएं हैं तो वहाँ पे आज भी 60% टीबी के लक्षण हो सकते हैं. मैं नहीं बोल रहा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ लक्षण हो सकते हैं. और जैसे एनजीओ के थ्रू से मैं बात कर रहा हूँ कि आपने जो कहा है कि सपोर्ट सिस्टम क्या है वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि मैं खुद होके आपके पास आना चाहता हूँ कि जी साउथ वार्ड और ऑर्थो रोड जेल के सामने जो झोपड़पट्टी है उसके लिए मुझे अवेयरनेस करना है. तो प्लीज़ आप कुछ मुझे दिशा दिखा सकते हैं या आज कुछ कमिटमेंट कर सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके लिए सपोर्ट के लिए आ रहा हूँ. मैं स्कूल के माध्यम से 300 पीपल वहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए खड़े कर रहा हूँ. और जो यहाँ पे दिख रहे हैं Okay. वो हमारे पेरेंट्स हैं. यू आर वेलकम. आई एम एक्चुअली द DT ऑफ द G साउथ वार्ड. ओके ओके, तो हम लोग थैंक यू वेरी मच सर. और कांटेक्ट किस तरह से करें? जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं टीचर हूँ तो मैं आपसे मिल सकता हूँ, लेकिन आम आदमी आपसे कैसे मिले? और अवेयरनेस करने के लिए इन 300 पीपल को हमें लेना है आपके साथ. हमारे तो जगह जगह पे डॉट सेंटर्स है, वहाँ पे आप विजिट करोगे तो आपको मेन सेंटर वार्ड का किधर है वो तो पता चलेगा. नहीं तो मैं आपको आपके साथ यस क्योंकि सर अनुभव एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है. BMC का नाम जैसे लेते हैं हम लोग, पूछने जाए तो धुतकारना, जो भी बात करने का ढंग है, तो जो कुछ आम आदमी है वो बात नहीं कर पा रहे. तो मुझे लगता है एक चेहरा या कोई नाम ऐसा हो, जैसे दीदी का नाम लिया हम लोग ने, डॉक्टर फलाना फलाना, इन्होंने मुझे बुलाया है और इनके माध्यम से आपके पास है. Okay. तो ऐसा कोई आप माध्यम मेरा है? कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं. वेरी गुड. मुझे लगता है सबको बताया तो और अच्छा रहेगा. यस सर, बता सकते हैं नंबर? हाँ, 99201. यस 1 मिनट. हाँ सर, दीदी सब लोग लिख लीजिए. 99201 75299. फिर से एक बार. 99201 75299. और सर आपका नाम? मेरा डॉक्टर वीरेंद्र चेवले. वीरेंद्र शेव. हमारा ऑफिस जो है वो प्रभादेवी जो गैमन हाउस है प्रभादेवी में, हाँ जी. उसके पीछे की गली में है.
नर्सेस क्वार्टर्स करके उसके फर्स्ट फ्लोर पे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे दिवाली की छुट्टी है, सब बच्चे और पेरेंट्स जैसे अवेयरनेस करने का एक वक्त है हमारे पास, और बहुत अच्छी तरह से हम लोग वहाँ पे जा सकते हो। Right. तो हम तो खुद होके आगे आ रहे हैं, लेकिन बीएमसी की तरफ से ऐसे कोई चेहरे, कोई डॉक्टर, कोई कर्मचारी हमारे साथ जुड़ जाए तो हम लोग और अच्छी तरह से हजारों लोगों तक पहुँच सकते हैं। हमने भी उस दिशा में कदम लिए हैं कि जो धोबी घाट जो है, हाँ जी। अब एरिया जो बोल रहे हो अर्थर रोड के बाजू में वाला, वहाँ पे अभी टीयू हुआ है, टीयू यूनिट डॉग लाइसेंस सेंटर, और वहाँ पे अभी लैब भी एस्टेब्लिश हुआ है नया पिछले 6 महीनों में, जहाँ पे कि डायग्नोसिस होता है टीबी का, और हम लोग वहाँ के पीएमपी को जाके रेगुलरली मीट कर रहे हैं, और वो लोग भी भेज रहे हैं सैंपल्स। ओके, डॉग ऑफिस से लेकर पूरी जो बस्ती है, हाँ, हाँ। वही के 300 पीपल से। राइट राइट राइट। तो आपके लिए उधर हमको अगर सपोर्ट मिलता है वो बहुत बड़ा ये रहेगा, क्योंकि जी साउथ में आप बोल रहे हाँ हैं जी। 2 बहुत बड़े स्लम्स है, एक तो जिजामाता नगर है और अब दूसरा धोबी घाट। तो धोबी घाट में हम लोग अगर अच्छा सर्वे कर पाएंगे तो बहुत हद तक टीबी कंट्रोल कर जैसे मलेरिया डेंगू के लिए हमने 500 पोस्टर्स हर पेरेंट ने अपने घर के ऊपर चिपकाया है। तो अवेयरनेस का एक कदम हमने आगे किया है। मुझे लगता है कोई सपोर्ट सिस्टम रहे तो और अच्छी तरह से पूरे एरिया को हम लोग कवर कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रीट प्लेज रैलीज वगैरह किया है वहाँ पे। अगर आपका हमको सपोर्ट रहेगा 300, वो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, तो बहुत जैसे आकांक्षा संस्था वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने सारे इशू है, Okay. जो बीमारियां हैं, हम लोग उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। Okay, तो okay. सिर्फ सपोर्ट सिस्टम चाहिए हमें बस। राइट वेलकम। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट। थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्स.